तो आज के सेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि बीआरएस क्या होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो बीआरएस एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दैट इज बीइंग क्रिएटेड बाय अ बिजनेस एनालिस्ट, दैट इट स्टैंड्स फॉर business बिजनेस required document. रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। ओके, ये बीआरएस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट सेव्स द लाइफ ऑफ अ बिजनेस एनालिस्ट। ओके, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये बिजनेस एनालिस्ट का लाइफ बचाता है, बिकॉज दे आर सम कंटेंट्स दैट वी हैव टू fill in this particular document that helps a business analyst to uh, like manage the scope creeping. Scope creeping क्या होता है? जब क्लाइंट अपनी बातों से चेंजेस चाहता है। लॉगिन उसने कहा था कि आई वांट लॉगिन फ्रॉम माय एग्जिस्टिंग मेल आईडी एंड पासवर्ड ऑफ माय कंपनी। बाद में कहता है नो, नाउ आई वांट अ न्यू डेटाबेस एंड ऑल फॉर क्रिएटिंग सेपरेट आईडी एंड पासवर्ड फॉर दिस न्यू सिस्टम। अब वो क्या हो रहा है, बाद से अपने चेंजेस ला रहा है या फिर नए रिक्वायरमेंट्स वो चाह रहा है। तो इस सूरत में आपका जो बीआरडी होता है, इसमें आप चेंज रिक्वायरमेंट का एक कंटेंट डालते हो जो आपको बहुत हेल्प करता है क्या करने में, स्कोप क्रीपिंग को मैनेज करने में। एम आई क्लियर? तो दिस पार्ट इज रियली इम्पॉर्टेंट टू सेव लाइक फ्रॉम स्कोप क्रीपिंग एंड ऑल। ओके, तो बीआरएस का दूसरा नाम आपने ये भी सुना होगा, Scope बीआरडी। keeping. ओके, तो बीआरडी स्टैंड्स फॉर द सेम थिंग, इट्स नॉट अ बिट डीपर। बीआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है? बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, और इसका होता है बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। इज इट क्लियर? इट्स कॉल्ड स्पेसिफिकेशन। ऑलराइट, क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत? एनी डाउट? ओके, तो बीआरएस का फुल फॉर्म होता है बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, बीआरडी का फुल फॉर्म होता है बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, एंड दी बोथ आर सेम, देयर इज नो डिफरेंस इन इट। ओके, सिर्फ लिखने में और कहने में क्या है, अलग है। इससे ज़्यादा कोई इसमें चेंजेस नहीं है। Both these are same site. हाँ, और ये क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जो एक बिजनेस एनालिस्ट बनाता है। सो ये डॉक्यूमेंट कब बनता है? जब आप एलिसिटेशन अपना कंप्लीट कर चुके हो, व्हेन यू आर कंप्लीट विद योर एलिसिटेशन एंड रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज, देन you start your documentation. Okay, in documentation many times के प्री सेल्स वाले ही आपका स्कोप डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उस पर साइन ऑफ लेते हैं। पर जब आप स्कोप डॉक्यूमेंट बना लेते हैं फर्स्ट टाइम, जब आपको टेंडर आपकी कंपनी को मिल गया, उसके बाद क्या होता है, आप एज अ बिजनेस एनालिस्ट असाइन होते हो, फिर आप रिक्वायरमेंट गैदर करते हो, आप चीज़ों को समझते हो, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस आ जाते हैं किसमें, स्कोप डॉक्यूमेंट में, जो पहले डिसाइड हुआ था टेंडर मिलने से पहले, जो प्री सेल्स वाले ने किया था। तो वहां पे जो चेंजेस आए, तो उसके अकॉर्डिंग और जो आपने रिक्वायरमेंट गैदर किया उसके अकॉर्डिंग आप क्या बनाते हो, एक स्कोप डॉक्यूमेंट बनाते हो। व्हाट यू क्रिएट इज स्कोप डॉक्यूमेंट। स्कोप डॉक्यूमेंट कब बनाते हैं? लेट मी नो, कम ऑन। बनाते हैं हम लोग स्कोप डॉक्यूमेंट, यू कैन पार्टिसिपेट, देयर इज नो इशू इन इट। स्कोप डॉक्यूमेंट बनाते हैं जब रिक्वायरमेंट गैदरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, तो हम लोग स्कोप डॉक्यूमेंट बनाते हैं। जब हमें स्कोप डॉक्यूमेंट पे क्लाइंट एग्री कर जाता है, साइन ऑफ हो जाता है, तब जो डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं डेट इज कॉल्ड BRD, बीआरएस BRS, और बीआरडी। वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल, यू कैन कॉल इट। इट्स लाइक राम इज श्याम और शक्तिमान इज गंगाधर, Bengali. देयर इज नो चेंज। ओके, इट्स सेम लाइक दैट। तो यहाँ पे स्कोप डॉक्यूमेंट, तो सबसे पहले आपका एलिसिटेशन वाला पार्ट खत्म हुआ, जहाँ पे एलिसिटेशन में आप क्या करते हो, रिक्वायरमेंट को गैदर करते हो। ठीक है, रिक्वायरमेंट को समझते हो, उसके अकॉर्डिंग फिर स्कोप डिसाइड करते हो। स्कोप डॉक्यूमेंट का मेन
फंडा कंटेंट यही होता है, व्हाट इज इन स्कोप, व्हाट इज आउट स्कोप। ओके, तो वंस यू आर डिसाइडेड विद दैट, तो उसके बाद जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है बीआरडी। बीआरएस आप बनाते हो एज अ बिजनेस एनालिस्ट। क्लियर है? ओके, सो अब बीआरडी में हम लोग लिखते क्या है, हमारा जितना भी रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, एज अ बिजनेस एनालिस्ट आप क्या करते हो, बिजनेस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस देते हो बाय द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी। एम आई राइट? तो Yes. बीआरडी में आप लिखते हो क्या, मेन कंटेंट जो होता है, इसके पहले इंट्रोडक्शन, अपेंडिक्स एट द बटम, बाकी बहुत सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो। जो मेन कंटेंट होता है बीआरडी का, दैट इज बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। व्हाट यू राइट इन इट, बिजनेस Business रिक्वायरमेंट्स। requirement. तो बीआरडी का जो मेन कंटेंट होता है, बाकी चीजें अप एंड डाउन इट इज चेंजेबल, बट जो यूनिक होता है हर क्लाइंट के लिए, दैट इज बिजनेस रिक्वायरमेंट इज यूनिक फॉर ईच क्लाइंट। हर क्लाइंट का बिजनेस करने का तरीका यूनिक है, तो उनका बिजनेस रिक्वायरमेंट्स भी चीजों के लिए क्या होगा, यूनिक होगा। क्लियर? तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। अब समझो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कि बीआरडी का इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे एक क्लाइंट आया, क्लाइंट को नहीं मतलब है कि आप लॉगिन पेज कैसे बनाओगे, उसे मतलब है कि हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर को दिक्कत नहीं हो साइन अप में, लॉगिन में, वो ट्रेडिशनल चीजों को फॉलो ना करे, बल्कि न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू वेज को फॉलो करे, जिससे वो यूज टू हो जाए हमारे एप्लीकेशन का। तो उसके लिए वो चाहता है कि उसका जो साइन अप बट मतलब स्क्रीन हो, वो नॉर्मली एक नंबर आए, वो नंबर डाले, अपना मोबाइल नंबर डाला, ओटीपी आया, लॉगिन हो गया। अब जब तक वो लॉग आउट नहीं करता है, ही विल बी लॉग इन टू द पार्टिकुलर एप्लीकेशन। बार बार लॉग इन एंड लॉग आउट का झंझट नहीं चाहता। तो ये क्या हो गया, उसके तरफ से एक बिजनेस रिक्वायरमेंट हो गया। अब इसे बिजनेस रिक्वायरमेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इससे वो क्या करना चाह रहा है, अपने कस्टमर्स को क्या करना चाह रहा है, अपने कस्टमर्स को अपने पास रखना चाह रहा है, उन्हें एक यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट देना चाह रहा है, जिसके कंपैरिजन में उसके पास उसके कॉम्पिटिटर से ज्यादा क्या आ सके, कस्टमर्स रह सके, रिटेन Customers कर सके वो अपने requirement. कस्टमर को। तो ये उसका बिजनेस लेवल पे वो चीजों को क्या बताएगा। आप जब पूछोगे, ठीक है सर, आप बोल रहे हो एज अ बिजनेस एनालिस्ट, जब आप रिक्वायरमेंट्स लेते हो, समझते हो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को, तो एक सवाल हमेशा करना, ऐसा क्यों सर, वाई। ठीक है, समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ योर क्लाइंट इज सेइंग वी वांट एन ओटीपी टाइप ऑफ लॉग इन दिस एप्लीकेशन, जस्ट आस्क वाई। ये वाई आपको पूरे प्रोजेक्ट में मदद करेगा। ओके, हर सवाल, हर कुछ के पीछे एक बार वाई जरूर पूछ लेना। ठीक है, अब एकदम क्लियर है, डोंट आस्क। थोड़ा सा भी लग रहा है ऐसा क्यों नहीं, जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर, मेक इट टू वे कम्युनिकेशन, के क्लाइंट को भी समझ में आए, आप उसको समझ सको और वो आपको समझ सके। सो दैट्स द रीजन वी यूज टू आस्क वाई। ओके, तो ये एक बिजनेस रिक्वायरमेंट हो गया। अगला उसका रिक्वायरमेंट आएगा कि मैं चाहता हूं कि हमारा कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट कर सके, वो क्रेडिट कार्ड से भी कर सके, वो डेबिट कार्ड से भी कर सके, यूपीआई XYZ पेमेंट जो भी वो यूज करना सकता है वो करे, बट जितने भी ऑनलाइन पेमेंट्स मोड है मुझे सब चाहिए, ताकि मेरे कस्टमर को कोई भी दिक्कत नहीं हो। इफ यू वांट टू पे थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग दे कैन, थ्रू यूपीआई दे कैन। तो इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा कि कस्टमर, अगर मान लिया कि कुछ एप्लीकेशन ऐसे है जो यूपीआई नहीं एक्सेप्ट कर रहे या फिर ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे, सपोज दैट, तो वो कस्टमर हमारे एप्लीकेशन के लिए क्या हो जाएंगे। तो मैं ये कह रहा था कि बिजनेस रिक्वायरमेंट्स मेन पोर्शन होता है किसका, आपके बीआरडी का। क्या आप बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझो, क्योंकि बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के बिहाफ पे आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखोगे, फिर उसे टेक्निकली टास्क में ब्रेक करोगे, राइट। अगर बिजनेस रिक्वायरमेंट ही नहीं समझे हो, पेन पॉइंट ही नहीं समझे हो कि अगर कस्टमर चाह रहा है ओटीपी से लॉगिन तो क्यों चाह रहा है, तो आप सॉल्यूशन भी नहीं दोगे। रिक्वायरमेंट समझने एलिस्ट्रेशन में बैक हो गए, तो आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट क्या हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है। तो ऑलवेज आस्क व्हाई, ट्राई टू नो बिहाइंड द सीन आपका कस्टमर क्या चाहता है इस पार्टिकुलर बिजनेस रिक्वायरमेंट से।
इज इट क्लियर? अब बिजनेस रिक्वायरमेंट जी। क्या होता है? बिजनेस रिक्वायरमेंट जब हम लिखते हैं तो उसमें फोकस करते हैं वाई पर, जो मैं कह रहा था, ठीक है। जब भी हम बिजनेस रिक्वायरमेंट लिखते हैं उसका मेन फोकस होता है वाई, ठीक है। जैसे कि हम लॉग इन का लिख रहे हैं, लॉग इन यूजिंग मोबाइल नंबर, सॉरी, मोबाइल नंबर एंड ओटीपी, ठीक है। वाई, अगर इसके वाई टू क्या कहेंगे, रिटेन का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, RETAN, राइट? टू रिटेन दी, RETAIN, retain the RE, customer. ओके, TA, IN, TAIN. अरे सही तो था, स्पेलिंग क्या गड़बड़, ठीक है। Retain लॉग the इन customer. यूजिंग नंबर एंड OTP टू रिटेन द Customer. कस्टमर एंड, और क्या था इनका बिजनेस रिक्वायरमेंट, मतलब ये वाला बिजनेस रिक्वायरमेंट का और क्या रीजन था? एंड मेक द Easily. Easy. प्रोसेस Easy. यूजर फ्रेंडली एंड एज सिंपल एज पॉसिबल। तो यही हो गया आपका एक क्या, बिजनेस रिक्वायरमेंट। इतना ही लिखना होता है हमें BRD में, हर रिक्वायरमेंट क्या चाहता है कस्टमर और क्यों चाहता है। इज इट क्लियर? तो एक BRD में हमारा फोकस यही होता है कि जो हमारा कस्टमर है वो क्या चाहता है और क्यों चाहता है। अगर आपने BRD लिखने से पहले ये चीजें क्लियर कर ली है तो आपका जो बिजनेस रिक्वायरमेंट लिखोगे वो बहुत अच्छा रहेगा। क्लियर? तो एक कंटेंट जो होता है आपका BRD में, मतलब बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं ना, इंट्रोडक्शन हो गया, स्कोप हो गया, राइट, फिर उस पे आ गया। तो उस तरह में उसमें एक कंटेंट जो इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है आपका, बिजनेस रिक्वायरमेंट वाला कंटेंट, जिसमें आपको क्या लिखना होता है, हर एक रिक्वायरमेंट को लिखना होता है, क्या रिक्वायरमेंट है कस्टमर की और क्यों। क्लियर है? व्हाट एंड व्हाई हमारा फोकस होता है, क्या चाहिए कस्टमर को और क्यों चाहिए, ये हमें क्लियर हो जाना चाहिए BRD बनाते वक्त ही और बनाने से पहले थोड़ा, ठीक है। इस तरह से हम लोग ये लिख लेते हैं। इसके बाद जो दूसरा हम लोग लिखते हैं, जस्ट BRD लिखने के मतलब बिजनेस रिक्वायरमेंट्स लिखने के बाद हम लोग लिखते हैं बिजनेस ड्राइवर्स। ड्राइवर से क्या समझते हो आप लोग? जो किसी चीज को Business driver ड्राइव मतलब करता हो, how to run राइट, business. जो किसी चीज को ड्राइव करता हो। तो आप जो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स लिखे हो, ठीक है, और उसके अगेंस्ट जो थोड़ा बहुत सॉल्यूशन देने वाले हो, उस बिजनेस मतलब उस बिजनेस रिक्वायरमेंट्स का क्या फायदा होने वाला है बिजनेस पर, ठीक है। कितना ग्रो होगा, कितना परसेंट आपको लगता है कि वो बिजनेस क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, या फिर जो प्रॉब्लम है कितना परसेंट रिडक्स हो जाएगा, या फिर अभी डिडक्ट हो जाएगा। अभी अगर मैनुअल प्रोसेस चल रहा है तो वो कितना परसेंट ऑटोमेट हो जाएगा, कितना परसेंट मैनुअल हट जाएगा। तो वो सारा कुछ आप कहाँ लिखते हो, बिजनेस ड्राइवर वाले सेक्शन में, ठीक है। इज इट क्लियर? मतलब जो आपने लिखा लॉग इन विद मोबाइल नंबर, इसका क्या फायदा होने वाला है, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वो पार्ट आप कहाँ लिखोगे, एक बिजनेस ड्राइव का कंटेंट होगा, और उसके नीचे उस फीचर का के अगेंस्ट आपको क्या फायदा मिलने वाला है, क्या ड्राइव होने वाला है, वो पार्ट आप यहाँ लिखोगे। एक बात का ध्यान देना है, हर फीचर का कोई बिजनेस लेवल पे फायदा हो रहा हो, इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट, ठीक है। हो सकता है कुछ और फायदा हो रहा है या फिर कुछ फायदा नहीं हो रहा, वो सिर्फ व्यू वगैरह के लिए किसी और रीजन की वजह से आपने दिया या फिर कस्टमर चाह रहा है, तो उसको जरूरी नहीं है लिखना, पर जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा कस्टमर के सोच से और आपके सोच से, उस पार्ट को लिखना कहाँ जरूरी है, बिजनेस ड्राइवर्स में। क्लियर? ये दो पोर्शन क्लियर है। इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है आपका, वो होता है, वो होता है आपका चेंज मैनेजमेंट, ठीक है। चेंज मैनेजमेंट में आप पूरा प्रोसेस लिखते हो कि अगर आपका क्लाइंट
कोई भी चेंजेस चाहता है मिड ऑफ द प्रोजेक्ट, तो उसका क्या प्रोसेस होगा, ठीक है। वो आपको इसमें एक चेंज रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट आता है, ठीक है, चेंज रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट आता है, ठीक है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। चेंज रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट, चेंज रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, वो आप कहाँ लगाते हो, यहाँ पे। ये एक फॉर्म टाइप का होता है। ये क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ, इट इज अ टाइप ऑफ फॉर्म, जिसमें कस्टमर क्या करता है, जब भी उसे चेंज करने की कोई जरूरत होगी, कोई रिक्वायरमेंट वो नया ऐड कराना चाह रहा हो या एग्जिस्टिंग को चेंज कराना चाह रहा हो, तो वो क्या करेगा, इस फॉर्म को भर के भेजेगा। और वो कैसे फॉर्म भरेगा, किसको भेजेगा, वो सारा कुछ आप किस में डिफाइन करके लिखते हो, चेंज मैनेजमेंट वाले सेक्शन में। कि आपको कोई मतलब कि चेंजेस लगा, मान लिया कि मेरा कोई क्लाइंट है हीरो होंडा, ठीक है, उसे कोई चेंज लगा और हमारे पास ये मेल इस एक्स वाई जेड पर्सन के पास आना चाहिए इस पार्टिकुलर फॉर्म को फिल करके। और जब हमारे पास ये मेल आ रहा है, व्हेन वी आर रिसीविंग दिस मेल, वी बिलीव कि आप लोग इंटरनली सारे स्टेक होल्डर इस रिक्वायरमेंट पे एग्री किए होंगे, तब ये मेल हमारे पास आया या हमारे कंपनी में आया। इसके बाद जो इसको एनालाइज करने वाला पर्सन होगा, बीए या प्रोजेक्ट मैनेजर, जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो आप लिखोगे कि ये बंदे इस पार्टिकुलर रिक्वायरमेंट को एनालाइज करेंगे, इसमें कितना एफर्ट लगेगा, कितना रिस्क है, ठीक है, रिस्क एनालिसिस, इम्पैक्ट एनालिसिस करेंगे, ठीक है। सर आई हैव वन क्वेश्चन। ओके, हाँ जी, जैसे अभी आपने बताया कि एक मेल आपके पास रिसीव होगी कि यू आर रिसीविंग दिस प्रोजेक्ट और जो भी है, ठीक है। लेकिन आपने उस पर एक चीज रिप्लाई दी कि क्या कहते हैं कि आप सामने वाले से ये चीज क्वेश्चन करोगे या उसको बताओगे कि आपके सारे स्टेक होल्डर आर एग्रीड फॉर दिस वन, सो वी आर गोइंग टू प्रोसीड दिस वन, राइट? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। हाँ उसमें जी। ये एक लाइन लिखते हैं हम लोग नॉर्मली, ठीक है, ओके। कि आपके पास से जब भी हमें कोई चेंज रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट आ रहा है, ठीक है, ओके। तो हमारा ये मानना है कि आप लोग इंटरनली जितने भी स्टेक होल्डर है डिस्कस कर लिया। ऐसा नहीं कि अफजल भी एक स्टेक होल्डर है, राजकमल भी एक स्टेक होल्डर है, अफजल के मन में आया, अफजल ने भेज दिया हमारी कंपनी को मेल उठा के, राजकमल से डिस्कस नहीं किया। सो वी आर नॉट एज्यूमिंग दैट, हम एज्यूम कर रहे हैं कि राजकमल और अफजल दोनों बैठ के एक टेबल पे डिस्कस किया है, उसे ऐसा लगा, तब ये मेल हमारी कंपनी को आया। आ रहा है, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि हमारे पास आ गया, फिर हमने बात किया, हमने एनालाइज कर लिया, फिर पता चला कि उस स्टेक होल्डर को पता नहीं है, उसे पता नहीं है, आप लोग आपस में लड़ रहे हो, टोटली वेस्ट ऑफ टाइम फॉर अस, ठीक है। तो आपके तरफ से अंडरस्टूड। कोई भी मेल आया, वी बिलीव कि आप सबको पता है वो चीज़ें। उसके बाद हम लोग उस पर रिस्क एनालिसिस करेंगे, इम्पैक्ट एनालिसिस करेंगे, देन वी विल डिसाइड कि इसे हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जब इन चीज़ों को आप बहुत खुल के लिख देते हो बीआरडी डॉक्यूमेंट में, क्लाइंट पढ़ता है, समझता है चीज़ों को, उसका कोई क्वेश्चन होता है तो करेगा क्वेश्चन, वो सब समझ के जब आपको साइन ऑफ दे देता है, देन दिस पार्ट विल सेव यू फ्रॉम एनी स्कोप गिविंग फर्दर इन दिस प्रोजेक्ट और इन दैट पार्टिकुलर प्रोजेक्ट। अंडरस्टूड। क्योंकि आप जैसे बोलोगे, सर दिस इज द पार्ट ऑफ बीआरडी, यू हैव गिवन अस sign off on it, just go and please follow the same process that is mentioned in change management। जो change management में mention है, उसी प्रोसेस को कृपया करके क्या करो, आप फॉलो करो। सो यू, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सिर्फ बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा एड ऑन और ये तो बहुत सारा हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चेंज मैनेजमेंट में हम लोग क्या क्या लिखते हैं, कोई मुझे बता सकता है बिजनेस रिक्वायरमेंट में क्या लिखते हैं? जो भी क्लाइंट्स की बिजनेस रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसमें जैसे एक कि क्या जरूरी पॉइंट याद रखने का है, कि भाई हम लोगों ने पूछना है क्यों करना है ऐसा राइट। और इसका रीजन क्या। एज अ बीए आपको हर बिजनेस रिक्वायरमेंट के पीछे का वाई पता होना चाहिए। वाई अगर वैलिड है, ओके, वैलिड नहीं है तो उसे कुछ सजेस्ट करना होगा कि ये नहीं, ऐसा कर लो। सो बीइंग अ स्मार्ट बिजनेस एनालिस्ट, आपको ये भी देखना होगा कि अगर हमारे लिए इजी हो रहा है, क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन पे फिट बैठेगा, तो हम वो चीज सजेस्ट करेंगे क्लाइंट को, और उसे कोशिश करेंगे कि वो हमारे सजेशन पे क्या कर जाए, एग्री कर जाए,
आर यू गेटिंग पॉइंट? हम्म। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, हमारे पास जो डेवलपर है उसने जब भी वो डेवलपमेंट होता है तो वो कोड्स कहीं पे सेव करके रखते हैं कि अगर इस तरह का कोई रिक्वायरमेंट आया तो यही कोड में कुछ चेंजेस करके हम क्या करेंगे, अगले क्लाइंट को दे देंगे। जो 1 साल लगा था उसके कोड लिखने को पुराने क्लाइंट का, पुराने प्रोजेक्ट का, इसे हम 3 महीना में डिलीवर कर देंगे, पैसे बचा लेंगे, टाइम बचा लेंगे, राइट? एक बिजनेस एनालिस्ट को वैसा सोचना चाहिए कि अगर हमारे पास जो पहले से बना हुआ है उस तरह के किसी चीज पे अगर ये एग्री कर जाता है तो हमारा इतना टाइम क्या हो जाएगा, वी आर गोइंग टू सेव सच अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस प्रोजेक्ट, जो एक बहुत बड़ा क्या होता है और कह सकते हैं एक प्लस पॉइंट हो जाता है एक बिजनेस एनालिस्ट के लिए। उसने बहुत सारा मैन एफर्ट बचा लिया, बहुत सारा टाइम बचा दिया कंपनी के लिए, मतलब टाइम इज मनी, पैसे भी उसने बहुत सारे बचा दिए कंपनी के लिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जी। ठीक है। यस तो सर। बिजनेस रिक्वायरमेंट, हर बिजनेस रिक्वायरमेंट के पीछे का वाई पता होना चाहिए, राइट? हर एक बिजनेस रिक्वायरमेंट आपको अच्छे से लिखना है। सेकेंडरी बिजनेस ड्राइवर, उसमें से कुछ जो जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है उससे क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या एज्यूम कर रहे हो कि इस फंक्शन से क्या फायदा होगा। अगर परसेंटेज में लिखना चाहते हो परसेंटेज में, नहीं खुल के लिखना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, पर फायदा क्या होगा एटलीस्ट वो आप लिख दो, ठीक है? चेंज मैनेजमेंट में पूरा प्रोसेस, ठीक है, और उसमें एक डॉक्यूमेंट भी अटैच होता है, स्क्रीनशॉट कर दो या अटैच कर दो, और अलग से जब बीआरडी दे रहे हो तो वो चेंज रिक्वायरमेंट का एक फॉर्म उसको दे दो। नेट पे बहुत सारे चेंज रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, उसको लो, थोड़ा सा कस्टमाइज करो और क्लाइंट को भेज दो। वो डिटेल लिखना है कि जो चेंज होगा वो किस तरह से होगा, किस कौन से चेंज के लिए किसको कौन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा, क्लाइंट की तरफ से कौन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा। तो ये सारी कहानी अच्छे से लिखी जाती है किसमें, चेंज मैनेजमेंट में। क्लियर है? इसके बाद हम लोग लिखते हैं कुछ एजम्पशंस, ठीक है? एजम्पशन समझते हो? किसी चीज को एज्यूम करना, सोच। मान के चलना, ठीक है? सपोज अभी हमारे सपोज हम, अरे क्या हो गया, गिव मी अ मिनट। सपोज जो हमारा क्लाइंट है वो चाहता है कि जो उनका अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे कैलकुलेशंस, बहुत सारे डेटा पड़ा हुआ है, अब वो जो नया सिस्टम हमारे कंपनी के साथ बना रहा है उन दोनों में क्या हो, कम्युनिकेशन हो, इसका डेटा वो फेच कर सके, इसका डेटा वहां ट्रांसफर हो सके, मतलब दोनों सिस्टम एक दूसरे में रीड भी कर सके और राइट भी कर सके। तो इसके लिए हमें एपीआईज की जरूरत होगी, राइट? कनेक्टिविटी के लिए बहुत सारे सिनेरियोज हो गए, बहुत सारे इन्वायरमेंट हो सकता है। तो हमें ये मान लिया कि हम, अब वो कस्टमर चाह रहा है तो हम ये पार्ट को कहाँ लिख सकते हैं, एजम्पशन में लिख सकते हैं कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं जो आपका अभी करेंट सिस्टम है वो अच्छे से चल रहा होगा एंड वी आर गोइंग टू रिसीव ऑल दी लाइक necessary data and information from your end to make it workable। जो आपका रिक्वायरमेंट है कि दोनों सिस्टम, आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम और जो फीचर सिस्टम हम बना रहे हैं दोनों रीड एंड राइट कर सके एक दूसरे में। तो इसके लिए हम ये मान के चल रहे हैं आपका करंट सिस्टम अच्छे से चल रहा है और हमें जो भी रिक्वायरमेंट होगा वो आप क्या करोगे, हमें दोगे, प्रोवाइड करोगे। तो अगर आप प्रोवाइड नहीं करोगे तो हम नहीं कर सकते, आप एपीआईज नहीं दोगे तो हम कनेक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जी, मतलब शेयरिंग होती है दोनों साइड से, ऐसा है। हाँ, तो एजम्पशन, हाँ, मतलब मैंने एक सिनेरियो बताया एजम्पशन का। अब और भी कुछ अच्छा। एज्यूम हो सकता है, हर प्रोजेक्ट में कुछ नया एजम्पशन हो सकता है कि ऐसा होगा तभी ऐसा हो सकता है, मतलब कुछ कंडीशन या डिपेंडेंसी हो किसी पे, तो उस चीज को आप कहाँ लिख दोगे, एजम्पशन में, कि हम ऐसा मान के चल रहे कि ऐसा होगा। अगर बाई चांस ऐसा नहीं हुआ, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, वी विल फाइंड अनदर सॉल्यूशन, बट यू कैन नॉट, मतलब हमारे पर आप इल्जाम नहीं लगा सकते हो, राइट? ये हमने एजम्पशन पे
लिख दिया था कि ये अज्यूम किया, अब ये नहीं हुआ, वी विल टेक सम टाइम, वी विल फाइंड आउट अनदर वे एंड विल कम बैक टू यू। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये सेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है अजम्पशन का? मतलब जिसमें इसमें जो भी एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज वगैरह होती है वो कवर हो जाती होंगी, इस वजह से इसका हाँ, नाम assumptions है। राइट। मतलब कि जो भी डिपेंडेंसी है आपके प्रोजेक्ट में हर्डल बन सकते हैं, ठीक है, और उस पर आपकी डिपेंडेंसी है, आप मान के चल रहे हो कि ऐसा होगा तो हमारा सिस्टम अच्छे से रन कर जाएगा जैसा आप चाह रहे हो, तो वहां पे हम लोग एजम्पशन का यूज करते हैं। वो सारे पॉइंट्स हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये पॉइंट ऐसा होगा, देन वी आर ओके विद दैट। ओके, आप हमें चाहते हैं कि आपके AWS पे हम आपके क्लाउड पे सारा कुछ डिप्लॉय हो और सब आप पे चले, तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो इन्वायरमेंट आप सेटअप करके दोगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पशन मिल गया, आप सेटअप करके नहीं दोगे, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल दैट। क्लियर? सो एक एग्जाम्पशन का पार्ट इंपॉर्टेंट हो गया, एक चेंज मैनेजमेंट हो गया, रिस्क मैनेजमेंट आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप ये बता दोगे कि इन प्रोजेक्ट में क्या क्या रिस्क हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे रिस्क हो सकता है सिस्टम हैंग कर जाए, लोड नहीं हो पाए, या कुछ हार्डवेयर रिलेटेड इशू, मान लिया कि कुछ हार्डवेयर का कनेक्शन है, हार्डवेयर खराब हो, या कुछ भी ऐसा जो भी रिस्क हो सकता है उस प्रोजेक्ट में। अब आप उस प्रोजेक्ट को समझे हो, रिक्वायरमेंट गैदर की हो, तो कहीं ना कहीं कुछ तो रिस्क लगा होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप वो सारा पार्ट कहाँ पे डालोगे? रिस्क मैनेजमेंट में, कि हाँ ये रिस्क है। ठीक है, और जब आप चेंज मैनेजमेंट लिखते हो तो चेंज मैनेजमेंट में भी रिस्क एनालिसिस लिखते हो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, रिस्क एनालिसिस का एक छोटा सा पार्ट डालते हो, और एक किसका पार्ट डालते हो आप? मैं खुद को इधर कर लूं। ठीक है, assumption। हाँ, नहीं, एक आप डालते हो इम्पैक्ट एनालिसिस, मतलब इसका इम्पैक्ट क्या होगा इस पार्टिकुलर चेंज का। क्लियर है? एक हो गया आप रिस्क एनालिसिस, मतलब कि आप जो लाए हो रिक्वायरमेंट, उसको हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या रिस्क है, क्या हमारा जो एक्चुअल गोल है हम उससे भटक जाएंगे, हमारे प्रोजेक्ट का टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो ये चीज़ें हम क्या करेंगे, यहाँ से चेक करेंगे, उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो चेक करेंगे, कुछ रिस्क है क्या उसमें जो आपने नया रिक्वायरमेंट लाया, तो वो सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। तो उसके लिए एक दो लाइन, चार लाइन, एक पैराग्राफ, जितना आपको लिखने का मानो कि क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब क्लाइंट को आप बताते हो कि रिस्क एनालिसिस होगा, इम्पैक्ट एनालिसिस होगा, आप दोनों का क्या इंपॉर्टेंस है, ये आप बता रहे होते हो। क्लियर है? एजम्पशन, रिस्क मैनेजमेंट एंड दीज ऑल। सो ये कुछ पार्ट क्या होता है आपका इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, ये कुछ पार्ट आपका कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जितने भी चीज़ें आपकी बचती है वो आप लिख देते हो अपेंडिक्स में, मतलब जो भी आपका लगाना होगा, स्क्रीनशॉट लगाना होगा, कुछ रिफरल, ठीक है, वो आप लगा सकते हो। मतलब जो भी एक्स्ट्रा है, जो आप स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ भी लगाना चाह रहे हो वो अपेंडिक्स में। रेफरेंस में कुछ लगाना चाहते हो पुराने डॉक्यूमेंट, जैसे आपको अगर कुछ डॉक्यूमेंट बनाया आपने रिक्वायरमेंट गैदर के समय, या फिर आपने स्कोप डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है, या UI UX कुछ बनाए हो, या फिर प्रोसेस के बनाए हो, तो वो चीज़ें आप क्या कर सकते हो, रेफरेंस में लगा सकते हैं। तो मोटे मोटे ये सारे कंटेंट्स होते हैं। इसके अलावा भी आप चाहो तो इसमें गैंट चार्ट का एक लगा सकते हो, माइलस्टोन का लगा सकते हो। ठीक है, लगाने को बहुत सारे कंटेंट लगा सकते हो, बट नॉर्मली मोटा मोटी ये सारे कंटेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट में? BRD BRD में, BRS। CRD। BRD BRS जो भी कह लो। इफ यू वांट यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट, एल्स you can see the same video on my YouTube channel, that will help me to grow my views and all. Okay, clear है ये? जी। Okay,
तो अब आप कहोगे कि सर ये कैसे बनाए, हमारे पास कुछ सैंपल दे दो या कुछ। यू डोंट नीड टू फाइंड आउट एनी सैंपल एंड ऑल। ओके, आप जाओ, आप चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हो, आप डायरेक्टली जाके गूगल पे लिख कर देखो ये। लेट मी, ओके, हाँ जी सर। just go here and type BRS फॉर्मेट और टेम्पलेट। ठीक है, हो सकता है आपके कंपनी का हो कुछ यूनिक, हर कंपनी का ये होता है, डिफरेंट कंपनीज, तो आप उसको ले सकते हो। अगर नहीं है तो आप जाओ यहाँ से कुछ डाउनलोड कर लो देख के, जो आपको बेहतर लगे। सपोज ये वाला एक है, इसे आप देखो। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो फिलहाल। तो यहाँ पे देखो, ये नेम वगैरह जो भी चेंज करने का ऑप्शन देता है। तो यहाँ पे तो ये बना बनाया एक डॉक्यूमेंट है, ये, हाँ बना बना मतलब सैंपल ये टेम्पलेट फॉर्मेट है, है। अब इसको अच्छा, कस्टमाइज करना होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है देख लो। एक यहाँ पे आप क्या करोगे, अपना जो भी प्रोजेक्ट है उसका नाम, प्रोजेक्ट नेम यहाँ पे डाल दो। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, कंपनी का नाम, एड्रेस, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का ही रह जाता है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद वर्जन, यहाँ पे वर्जन कंट्रोल जरूरी है। वर्जन क्यों लिखते हैं, क्योंकि अब मान लिया आप बीच में कंपनी जोड़ दो, ठीक है, आपके बाद कोई बीए आई या आप कोई बीए जा रहा है, तो उस समय क्या होता है कि ये वर्जन कंट्रोल किसने क्या चेंजेस किया है, किसके कहने पे क्या चेंज हुआ है इस डॉक्यूमेंट में। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले ही मैंने सही बनाया था फिर मैंने डिलीट करके नया बनाया। हमेशा डॉक्यूमेंट का क्या करो, वर्जन अपडेट करो, डॉक्यूमेंट को डिलीट कभी नहीं करो। ठीक है, हो सकता है जो पहले आपने बनाया था वो सही था। तो क्या कर सकते हो, वर्जन वर्जन कंट्रोल में यहाँ पे वर्जन डाल दो V1, मतलब वर्जन अपने हिसाब से कर सकते हो, V1.01, जो आपको बेहतर लगे, किसके साथ अप्रूव हुआ है, कब हुआ है, क्या चेंज हुआ है, और इसको लिखा किसने है। ठीक है, हो सकता है कभी कभी आपके पास वक्त न रहे तो आप टेक्निकल राइटर की हेल्प ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि उसको आप समझा दो, वो लिख सकता है, तो वो ऑथर हो जाएगा, कौन अप्रूव किया दिस। ओके, अगेन अगर आप नीचे आते हो तो यहाँ पे देख लो, आपका एग्जीक्यूटिव समरी होता है। ठीक है, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है, अब सारा क्लाइंट बीआरएस नहीं जान रहा होगा। ठीक है, तो उसको आप बताओगे ये डॉक्यूमेंट बीआरएस है क्या, इसमें क्या लिखा है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो वो वाला पार्ट आप कहाँ लिखते हो, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव समरी में। समरी में। फिर थोड़ा सा प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन लिखते हो सकता है कि 2-3 स्टेक होल्डर्स के साथ आप टच में थे, वहां पे 5 है जिनके पास ये बीआरएस जाएगा, तो वो पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन, तो वो क्लियर एंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, या आप इंटरनली अपने कंपनी में शेयर करोगे तो उन्हें भी पता चल जाए ओवरव्यू कि एक्चुअली में क्या हो रहा है इस प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट का स्कोप, मोटा मोटी जो भी स्कोप है, क्योंकि ऑलरेडी आपने स्कोप डॉक्यूमेंट बनाया है, तो वहां से भी उठा के यहाँ पे स्कोप चिपका सकते हो। हाँ जी, ओके। ठीक है, बिजनेस ड्राइवर्स, क्या चाह रहा है क्लाइंट स्कोप से। ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट्स जो है उससे क्या चाह रहा है, तो आप वहां पे लिख सकते हो वो पार्ट। करेंट प्रोसेस, इफ यू वांट टू ऐड कि उनका क्या करेंट प्रोसेस है, आपने समझा, आप उनके करेंट प्रोसेस में कोई चेंज कर रहे हो, तो करेंट प्रोसेस के बारे में यहाँ पे लिख दो। कुछ फोटो, कुछ इमेजेस, कुछ डायग्राम बनाए हो अगर उसका, तो वो यहाँ पे अटैच कर दो, या यहाँ पे आप सिर्फ लिख दो और उसे आप उसका फोटो कहाँ पे अटैच कर दो, एक्स्ट्रा चीज है अपेंडिक्स अपेंडिक्स में। में। यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस दे दो कि उस अपेंडिक्स ए में इसका फ्लो चार्ट है, तो वहां पे आप देख सकते हो। परपोज प्रोसेस, मतलब हमने जो उसको सॉल्यूशन दिया है कि हम क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो वो प्रोसेस आप कहाँ लगा सकते हो, इस पार्ट में। उनके फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, मतलब क्या और क्यों, व्हाट आर, वाई के फॉर्म में आप क्या कर दोगे, यहाँ पे उनके फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को क्लियरली लिख दोगे। उसके बाद क्या आ जाएगा, रिक्वायरमेंट कैटेगरी, मतलब जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उसको लिखने का तरीका है। जैसे BR1 लिख दो, बिजनेस रिक्वायरमेंट 1, मतलब एक कोड बना लो। जैसे ये RC1 लिखा है ना, तो अब मैं नॉर्मली BR1 BR2 ऐसे लिखता हूँ। फंक्शनल में FR1 FR2, अगर प्रोसेस मॉडलिंग करना पड़ा है तो फिर उस हिसाब से लिखता हूँ, मतलब एक कोड टाइप का एक पैटर्न में आप लिख दो। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होता है जो भी लोड है,
ठीक है, मतलब फंक्शनल रिक्वायरमेंट से अलग से जो भी है, मतलब लोडिंग स्पीड हो गया, सिक्योरिटी हो गया, उन चीजों को आप कहाँ पे लिख सकते हो? नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में। ये कहाँ आ गया, एक सेकंड। वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आ जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स ऑप्शनल पार्ट, ठीक है, हर प्रोजेक्ट के लिए नहीं है, इट्स एन ऑप्शनल पार्ट। कॉस्ट एंड बेनिफिट इज ऑप्शनल पार्ट। रिसोर्सेज यू कैन राइट इट, कौन कौन सा कितना रिसोर्स आप यूज कर रहे हो इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट में, ठीक है, कौन कौन कितने डेवलपर, कितने क्या, ठीक है, वो चीजें अगर आप देना चाहो यू कैन मेंशन इट हियर। टाइमलाइन, डेडलाइन वगैरह वगैरह, ठीक है। अजम्पशन जो मैंने बताया था, ग्लोसरी में हम लोग लिखते हैं जो भी शॉर्ट फॉर्म्स हमने यूज किया है, जैसे FRS, तो वी कैन राइट इट्स फुल फॉर्म फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। BRS यूज किया कहीं पे, तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म लिख देंगे बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। रेफरेंस के लिए कोई आपका अगर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच करना है, यू कैन अटैच इट, अपेंडिक्स, एक्स्ट्रा चीज है, वॉट एवर यू वांट, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नीचे, एक बार इसको वॉक थ्रू कर लेते हैं। एग्जीक्यूटिव समरी, ठीक है। सर है सर हम्म, 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 हम्म। ये जो कॉस्ट एंड बेनिफिट्स थे, सो हम क्या डिस्कस करते हैं क्लाइंट से? हाँ, ये मैं कह रहा था, अगर आप प्री सेल्स में काम करोगे बाई चांस, ठीक है, तो वहां पे आप दे सकते हो, या फिर अगर आपका क्लाइंट चाह रहा है तो आप बात करोगे जिसने भी ये डिस्कस किया है उससे, अब वो डिटेल लेके आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। एल्स जरूरत नहीं है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कॉस्ट एंड बेनिफिट मैंडेटरी पार्ट नहीं है नहीं है BRS का, ठीक है, यू कैन लीव इट सर। एंड अनटिल अनलेस आपका क्लाइंट कंसर्न नहीं हो। तो इसके लिए जो बंदा इन चीजों के लिए टच में था क्लाइंट से, उससे डिटेल लेके आप यहाँ पे क्या कर दोगे, मेंशन कर दोगे। या फिर अगर आपको भी आइडिया है, आप थे उस मीटिंग में, क्या बजट है, कितने पे बात हुई है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, एज ये आपके ऊपर की चीज है, ठीक है। सर, एंड व्हाट द मीनिंग ऑफ अ ग्लोसरी? ये तो ओके, बताया ना, मतलब शॉर्ट फॉर्म एंड फुल फॉर्म। आपने जो जो शॉर्ट फॉर्म यूज किया अपने डॉक्यूमेंट्स में, जैसे BR आपने यूज किया, क्लाइंट समझ ही नहीं रहा ये BR1 BR2 क्या लिख दिया, तो उस पार्ट को यहाँ पे लिख देंगे ग्लोसरी में BR, उसके सामने एक बिजनेस टेबल रिक्वायरमेंट। बनाएंगे BR, उसके सामने बिजनेस रिक्वायरमेंट। जो भी शॉर्ट फॉर्म यूज हुआ है वो एक जगह पे पूरा, कि जिसको समझना हो अंडरस्टूड। एक बार ग्लोसरी देख ले, उसका डॉक्यूमेंट पढ़ ले, ठीक है, क्लियर। हाँ जी सर। रेफरेंस यू नो, अपेंडिक्स यू नो, ओके तो ये आपका एक अंदाज भी कर लो कि हाँ कितना होना चाहिए। तो कुछ इस तरह का आपका एग्जीक्यूटिव समरी होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव समरी में क्या करते हैं, जस्ट फॉर माय सेटिस्फैक्शन जल्दी जल्दी बता दो क्या डालेंगे एग्जीक्यूटिव समरी में। अरे मुझे सेटिस्फाई होना है कि समझ में आया है कि नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ। सर, बेसिक चीजें, व्हाट इज द बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड उसके नहीं स्नैपशॉट्स नहीं क्या नहीं, है? एग्जीक्यूटिव समरी में जो भी डॉक्यूमेंट है उसके बारे में लिखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है इस डॉक्यूमेंट का, ये डॉक्यूमेंट है क्या, ये डॉक्यूमेंट क्या कंटेंट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जो पहले पढ़े उसको इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए कि ये डॉक्यूमेंट, नॉट एवरी वन ऑफ योर क्लाइंट इज टेक्निकल, राइट। ओके तो इस वजह से नाउ कमिंग प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोजेक्ट के बारे में इतना नॉलेज दे देंगे कि कोई प्रोजेक्ट समझ जाए ऊपर ऊपर से। इतने में पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन तो आप नहीं दे सकते हो, राइट। प्रोजेक्ट का स्कोप आप ऑलरेडी स्कोप डॉक्यूमेंट में बनाए होंगे, ठीक है, जिसमें साइन ऑफ लिया होगा, यू कैन जस्ट पेस्ट इट है, ओके। आउट ऑफ स्कोप कुछ है तो पेस्ट कर देना। बिजनेस ड्राइवर्स, अगेन कौन से स्टेप से क्या फायदा होना है बिजनेस को, क्या इम्पैक्ट होगा, वो स्टेप और उसका इम्पैक्ट यहाँ पे अच्छे से लिख देना है, ठीक है। अगेन इफ यू गो डाउन, करेंट प्रोसेस, अगर आपने कुछ उनका एनालाइज किया है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट है, ये मैंडेटरी नहीं, ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आप कोई करेंट प्रोसेस है ही नहीं, आप अभी से बना रहे हो, तो इसकी जरूरत ही नहीं है, इट्स एन ऑप्शन। आप करेंट प्रोसेस को चेंज कर रहे हो तो ये जरूरी है, ठीक है। तो करेंट प्रोसेस का कुछ बनाया है तो यहाँ पे लिख दो और उसका अटैचमेंट कर दो। जो प्रपोज किया है वो लिख दो यहाँ पे। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिख दो यहाँ पे, ठीक है। और उसकी प्रायोरिटी मतलब देख लो कि
आप इस तरह से उसको लिखो कि प्रायोरिटी के साथ अगर आप लिखना चाह रहे हो तो आप वहाँ पे प्रायोरिटी डिसाइड करके ये क्रिटिकल है, ये हाई, इफ़ यू वांट ऐसा टेबल बना लो। BR1 ये क्रिटिकल है, लो है, मीडियम, इफ़ यू वांट यू कैन डू इट एल्स से BR1 रिक्वायरमेंट का नाम और क्यों चाहता है, मतलब BR1 वाट और वाई। क्लियर है? ये आपका हो जाएगा यहाँ पर। फिर जब आप आगे बढ़ते हो अगेन रिक्वायरमेंट कैटेगरीज में ऐसा करके आप लिख सकते हो। आप जरूरी नहीं कि सेम पैटर्न फॉलो करो, यू कैन बिल्ड इट ऑफ योर ओन, इसमें बहुत सारी चीज़ें देगा। नॉन फंक्शनल में फिर आप नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिख दो, लोडिंग, स्पीड, XYZ, जो भी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आ रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑप्शनल, कॉस्ट बेनिफिट ऑप्शनल, रिसोर्सेज अगेन क्या क्या रिसोर्स यूज़ होना है, ठीक है, टेक्नोलॉजी हो, ह्यूमन रिसोर्स है, वो सारा कुछ आप यहाँ पे लिख दो। उनके क्वांटिटी भी लिख दो तो ज़्यादा बेहतर है, कितने यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। कब आपका मतलब यहाँ पे आप गैंट चार्ट ऐड कर सकते हो, आगे हम लोग देखेंगे गैंट चार्ट क्या होता है। बाकी यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कब स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट, क्या टाइम लाइन है और क्या डेडलाइन है इस प्रोजेक्ट का, मोटे मोटे इसमें लिख सकते हो आप। एजम्पशन जो एज्यूम करके चलना पड़े, अगेन ऑप्शनल। ग्लोसी शॉर्ट फॉर्म एंड उसका फुल फॉर्म यू कैन सी EV एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऐसे करके हम लोग लिख देते हैं टेबल बनाकर। रेफरेंस में कोई लिंक हो, कोई UI डेवलप किया हो, कोई वायर फ्रेमिंग किया हो, या फिर कुछ भी जो लिंक या मीटिंग या कुछ भी आपको जो रेफरेंस में लगाना हो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। अपेंडिक्स जो भी एक्स्ट्रा स्क्रीनशॉट्स वगैरह कुछ भी लगाना है यू कैन paste it here, and this is the complete format of a BRD and a business requirement document. So thank you so much for watching the video. We'll meet on the next video. Thank you.